भाई गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग देखने वाले हैं कैम्प मॉलिक्यूल सेल एडिशन मॉलिक्यूल के बारे में हम बात करेंगे। तो अभी तक हमने जाना कि एक सेल किस तरीके से कम्युनिकेट कर रही है नजदीक की सेल से, दूर की सेल से, जिसमें हमने एंडोक्राइन, पैराक्राइन, ऑटोक्राइन, ये सारी जक्स्टाक्राइन सिग्नलिंग हम लोगों ने देखी। फिर हम कैम्प मॉलिक्यूल की बात करने वाले हैं कि भाई दो सेल, हम जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो बने हैं, किस वजह से बने हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, एक तो सेल अपने पास कम्युनिकेट कर पा रही है कि इस सेल की क्या जरूरत है उसकी पूरी की जाए, इस सेल की जो सेल की रिक्वायरमेंट है, किस तरीके से पूरी बॉडी क्या एक कोऑर्डिनेटेड वे में आपका क्या कर रही है, काम कर रही है। और दूसरा क्या कि सेल को सेल के पास रोक के रखने वाली बात भी है ना। दो बैक्टीरिया हैं तो वो क्या है, आपस में दूर दूर चले जा रहे हैं, उनको तो नहीं बोल रहे हैं मल्टी सेलुलर, पर दो सेल या पूरा हम ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म एक सेल दूसरी सेल से आपके क्या है, बाइंड है, जुड़ी हुई है। वो सेल क्या है, आपकी मैट्रिक्स से भी जुड़ी हुई। तो कुछ चीजें ऐसी होंगी, कोई ग्लू होगा ऐसा चिपकाने वाला पदार्थ जो क्या कर रहा है, दो सेल को आपस में जोड़ के रख रहा है। उस सेल को क्या कर रहा है, आपके मैट्रिक्स से, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ जोड़ के रख रहा है। उन्हीं के बारे में हम बात करने वाले, जिन्हें हम बोलेंगे सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स। इसके टाइप्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे और ये किस तरीके से इंटरेक्शन करते हैं वो हम जानेंगे। क्लियर? तो चलो भाई, पहले किसका क्वेश्चन था वो, एमटॉर वाला। तो एमटॉर सिग्नलिंग जब हम बात कर रहे थे भाई, एमटॉर सिग्नलिंग सिंपल सी थी। ये कौन सी फैमिली में आता है, कौन सी फैमिली में आता है बताइए, कौन सी फैमिली का ये सिग्नलिंग रिसेप्टर है ये। अच्छा, सिमरन का क्वेश्चन था। हाँ चलिए, हाँ सिमरन, कौन सी फैमिली में आता है ये रिसेप्टर आपका। रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज फैमिली का ही तो है ना भाई। और क्या करता है, क्या इसकी वो है खूबियां, क्या है इसकी, क्या खूबियां हैं इसकी। हाँ, मुस्कान का आंसर आया, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। क्या खूबियां, क्या है इसकी, क्या इसके पास ऐसी प्रॉपर्टी है, इसको रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बोला जा रहा है। इसके पास क्या है, साइटोसोलिक फेज में क्या है इसके पास, साइटोसोलिक साइड में क्या है इसके पास, एक कैटालिटिक। अरे भाई, ये क्या कर सकता है, फॉस्फोराइलेशन कर सकता है टायरोसिन में, यही तो इसकी खूबी थी ना। कैटालिटिक सब यूनिट है इसके पास, जो क्या कर रही है आपकी, फॉस्फोराइलेशन करा रही है। किस चीज का, किसका फॉस्फोराइलेशन कर रही है, टायरोसिन का। तो खुद का एक ऑटो फॉस्फोराइलेशन, याद आ रहा है नहीं आ रहा है, और बताओ फिर इस बारे में, जब इतना याद आ ही गया है। और क्या करता है ये, कैसी थी वो सिग्नलिंग, कि सिग्नल मॉलिक्यूल ने आपका बाइंड किया किस पे, रिसेप्टर पे बाइंड किया। क्या सिग्नल हो सकता है आपका, इंसुलिन हो सकता है, दूसरा आईजीएफ, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर हो सकते हैं। ये बाइंड करे, बाइंड करने के बाद क्या हो रहा था, पहला पहला स्टेप क्या था, डाइमरा, ये तो ऑलरेडी डाइमराइज है। अगर हम इंसुलिन की बात करें, ऑलरेडी डाइमराइज है। तो डाइमराइजेशन अगर नहीं है तो डाइमराइजेशन होगा, देन कैसा फॉस्फोराइलेशन, पहले होगा ऑटो फॉस्फोराइलेशन, देन क्रॉस फॉस्फोराइलेशन। उससे क्या हो रहा था, ऑटो और क्रॉस फॉस्फोराइलेशन से, सेल्फ फॉस्फोराइलेशन एंड क्रॉस फॉस्फोराइलेशन, बहुत बढ़िया। सेल्फ फॉस्फोराइलेशन हुआ, क्रॉस फॉस्फोराइलेशन हुआ किस पे, रिसेप्टर पे। कौन से डोमेन पे, साइटो सोलिड डोमेन पे। जैसे फॉस्फोराइलेशन हुआ तो क्या साइट बन रही थी, आयरस साइट नहीं बन रही थी, डॉकिंग साइट बन रही थी। डॉकिंग साइट बन रही थी तो क्या बाइंड कर रहा था, एडेप्टर, याद है, एडेप्टर बाइंड कर रहा था। एडेप्टर के पास दो साइट थी, कौन कौन सी साइट थी, कौन सा डोमेन थे उसके पास, SH2 डोमेन और SH3 डोमेन। SH2 डोमेन क्या कर रहा था, डॉकिंग साइट जो बनी है उस डॉकिंग साइट पे बाइंड कर रहा था। SH3 डोमेन की क्या वो थी आपकी खूबियां, कि वो प्रोलीन रिच रेजिड्यू पे बाइंड कर देता था। तो प्रोलीन रिच रेजिड्यू पे बाइंड करने पे क्या हो रहा था, वो कौन सा एंजाइम बाइंड कर रहा था यहाँ पर, कौन सा कर रहा था भाई। तो अब लोगों को बताओ, 4 दिन हो चुके, रिवीजन हो चुका है, चलिए कोई नहीं, समझ थोड़ा सा आएगा, लेट आएगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा ये याद का था ना, PI3 काइनेज, फॉस्फेटिडाइल इनएसिटॉल 3 काइनेज, ये क्या कर देता, PIP2 को PI3 में कन्वर्ट कर दे रहा था। और एक और चीज थी, ये रिवर्सिबल हो रहा था किसके थ्रू, यहाँ पर भी एक एंजाइम था, P10, है ना। P10 ये काम कर रहा था भाई, आई थिंक दिख नहीं रहा होगा ना। तो अब आप कह रहे हो मुझे समझ में नहीं आया, तो समझ में कैसे आएगा, ऐसे में तो समझ में नहीं आएगा ना, कि अगर चीजों को आप रिवीजन नहीं करोगे। बहुत बढ़िया। अब ये क्या था, आपका PIP3 बन गया था, याद है कैसे बना, क्योंकि एंजाइम एक्टिवेट हुआ आपका PI3 काइनेज, फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल 3 काइनेज एक्टिवेट हुआ। ये क्या किया, इसने फॉस्फेटिडाइल इनएसिटोल डाइफॉस्फेट एक और फॉस्फेट ऐड कर दिया,
3 काइनेज बोल रहे हैं, मतलब थर्ड पोजीशन में क्या कर दिया, एक फॉस्फेट और ऐड किया। जैसे इसने ये ऐड किया तो इसके पास क्या बन गई है, डॉकिंग साइट बन गई एक तरीके से। जब डॉकिंग साइट बनी तो इस डॉकिंग साइट पे क्या करता है, एक तो एमटॉर C2 जो आपका है, एमटॉर कौन सा वाला, C2, C1 और C2 थे ना, कौन सा था सेंसिटिव रैपोमाइसिन, C1 है ना। तो एमटॉर C2 इसमें आप ये बाइंड कर सकता है, AKT बाइंड कर सकता है, और PI P3 फॉस्फेटाइलइनएसिटॉल P3 पे क्या का PDK1 आपका बाइंड कर पा रहा है। मेरी बात समझिए, कब बाइंड कर पा रहा है, जब ये PIP3 बना रहा है, फॉस्फेटाइलइनएसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। अब जैसे ही ये बाइंड किया तो एमटॉर क्या करता है, फॉस्फोराइलेशन कर देता है। आई थिंक सेरीन एक बार पोजीशन आप देख लेना, मेरे को थोड़ा मिस हो रहा है ना। और दूसरा क्या है, PDK1 इसका क्या करेगा, फॉस्फोराइलेशन कर देगा। जैसे AKT का फॉस्फोराइलेशन एमटॉर C2 ने और इसने PDK1 ने किया, ये एक्टिव हो गया। कौन एक्टिव हो गया, AKT। AKT क्या करता है फिर, फॉस्फोराइलेट करता है किसको, एक तो फॉक्सो, याद है, फॉक्सो को फॉस्फोराइलेट किया तो फॉक्सो का फॉस्फोराइलेशन के बाद क्या हो जा रहा था, फॉक्सो इनएक्टिव हो जा रहा था। क्यों, क्योंकि इस पे एक प्रोटीन बाइंड कर रही थी, कौन सी प्रोटीन थी वो, 14 थी आई थिंक, 3 वो जैसे ही बाइंड करेगा तो अब क्या हो जाएगा, ये न्यूक्लियस में मूव नहीं कर पाएगा, इसका यूबिक्यूटिनेशन हो जाएगा। मेरी बात समझे, एक प्रोसेस तो आपका ये था, क्या चीज, आपका 1433 ने बाइंड किया, 1433 ने बाइंड किया किस पे, फॉक्सो पे। कब बाइंड कर पा रहा है, जब वो फॉस्फोराइलेटेड है। अब फॉस्फोराइलेटेड है तो वो अब क्या नहीं करेगा, न्यूक्लियस में नहीं जा पाएगा और अपने काम नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ आ जाओ, AKT अगर हम mTOR पाथवे की बात करें तो mTOR में क्या होगा, आपका AKT एक्टिवेट हुआ, कब एक्टिवेट हुआ, उसका फॉस्फोराइलेशन किया mTOR C2 ने और आपका PDK1 ने। जैसे इसका फॉस्फोराइलेशन हुआ, ये इनहिबिट कर देता है किसको, TSC को। समझ रहे हैं आप बात, TSC इनहिबिट हो गया तो TSC का एक काम होता था, क्या करता था वो रहबी को क्या करता था, इनहिबिट करके रखता था। अब मान लीजिए अब आपका TSC ही अगर इनएक्टिवेट हो जाए किसके थ्रू, आपका PKT के थ्रू, तो क्या होगा उससे, अभी काम नहीं कर पाएगा, ये रह बी को क्या नहीं कर पाएगा, इनहिबिट नहीं कर पाएगा, और रह बी क्या कर पाएगा फिर, mTOR C1 को एक्टिवेट कर देगा। मेरी बात समझ रहे हैं, कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है। mTOR C1 एक्टिवेट हुआ तो एक तो ऑटोफैगी को रोक रहा था ये, दूसरा क्या कर रहा था ये, आपके यहां पर जैसे ही मतलब उनके साथ मिलके क्या कर रहा है, ये ट्रांसलेशन करवा रहा है कुछ प्रोटीन्स का। समझ गए हम बात को, किसके थ्रू, आपका यहाँ पर S6 काइनेज हो गया, राइबोसोमल S6 प्रोटीन है, ये क्या करेंगे, आपको ट्रांसक्रिप्शन कराने में हेल्प कर रहे हैं। किनका ट्रांसक्रिप्शन कराएगा, उससे ग्रोथ से रिलेटेड किनका, प्रोटीन्स का। मेरी बात समझ रहे हो भाई, तो ये कहानी थी आपकी किसकी, mTOR पाथवे की। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है यहाँ पे। इसी को शॉर्ट में बताया गया है कि क्या आपका इंसुलिन सिग्नल मॉलिक्यूल बाइंड का, आपका एडेप्टर मॉलिक्यूल एक्टिवेट हुआ, बाइंड किया मतलब एडेप्टर मॉलिक्यूल ने एक्टिवेट किया, जिसने PI3 काइनेज को एक्टिवेट किया, और उसके थ्रू क्या AKT एक्टिवेट हुआ। AKT जब एक्टिवेट हो रहा है तो एक तो ये mTOR को क्या कर दे रहा है, आपका एक्टिव हो जा रहा है, क्योंकि अब रह बी को क्या नहीं कर पा रहा है, वो TSC जो है वो इनहिबिट नहीं कर पा रहा है। रह बी एक्टिवेट हुआ तो ये एक तो ये S6 के काइनेज को एक्टिवेट करेगा, S6 के काइनेज फिर इनहिबिट कर देता है mTOR C1 को, क्योंकि अब काम हो चुका है ना। तो mTOR C1 एक्टिव अब इनएक्टिवेट होने लगेगा, और साथ साथ क्या करने वाला है AKT आपका GSK3 को, आपको याद आएगा GSK3 क्या था, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज 3, क्या करता था वो, ग्लाइकोजन सिंथेज को फॉस्फोराइलेट करके रखता था, और जिसकी वजह से क्या नहीं हो पाता था, GSK3 एक्टिव नहीं था, GSK3 एक्टिव नहीं होगा तो ग्लाइकोजन की सिंथेसिस नहीं होती थी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन, तो सिमरन आप बताइए भैया, अभी क्लियर है आपका या कुछ और कंफ्यूजन है अभी। कोई पॉइंट अगर समझ में नहीं आया तो हम फिर से वो कर लेंगे, अगर किसी जगह में आपको किसी पॉइंट में आपको कोई कंफ्यूजन हो तो हम उसको एक बार और देख लेंगे। सिमरन बताइए यस और नो भाई, कम से कम रिस्पॉन्स तो करो आप। अच्छा आ गया है सर, इसमें लो एनर्जी वाला पॉइंट, अच्छा देखो अब लो एनर्जी वाले पॉइंट की बात करें भाई, कि अब समझ ले लो एनर्जी पॉइंट का मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स वहां पर क्या नहीं है, आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल नहीं है। अब जब ग्लूकोज नहीं होगा तो वो क्या कर देगा उसको, जब ग्लूकोज या मतलब एनर्जी मतलब ATP नहीं होगा तो क्या कर देगा, वो AMPK को एक्टिवेट कर देगा, है ना। AMPK एक्टिवेट है तो वो क्या कर देगा, आपका TSC को एक्टिवेट कर देगा। TSC एक्टिवेट होगा तो आपका ये रह भी इनएक्टिव हो जाएगा, और रह भी इनएक्टिव हो गया तो जो ऑटोफेगी थी आपकी, ऑटोफेगी रुक गई। जो आपका GSK3 को वो इनहिबिट कर रहा था, वो GSK3 का इनहिबिशन रुक जाएगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब GSK3 सिंथेज आपका इनएक्टिव है, तो सॉरी GSK3 नहीं, ग्लाइकोजन सिंथेज काइनेज सिंथेज जो है आपका वो इनएक्टिव है। अब ग्लाइकोजन सिंथेज की जरूरत है अगर पहले एनर्जी लेवल लो है, जरूरत है क्या, नहीं होगी ना। अब भाई ग्लूकोज है ही नहीं तो ग्लाइकोजन क्या बनाना है, तो वो इनएक्टिव हो गया। दूसरा ये ऑटोफेगी इंड्यूस करवा देगा। ऑटोफेगी क्या होती है,
कि खुद ही के सेल को क्या करना पड़ेगा, जो नॉन नो ग्लाइकोजन फॉर्मेशन। बहुत बढ़िया। अब समझ लीजिए आप बात को कि भाई एनर्जी है नहीं बॉडी के अंदर, तो क्या कर दिया, अब प्रोलॉन्ग फास्टिंग में चले जाएगा तो पहले क्या होता है आपका, जो कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह, जो आपका फैट वगैरह स्टोर्ड है, उसको क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन करके यूज कर दिया जाएगा। फिर भी अगर नहीं बन पाए बात, फिर भी एनर्जी लेवल लो है, तो ऑटोफैगी स्टार्ट हो जाती है कि जो सेल की काम की नहीं है, या अपनी सेल को क्या करें, अपनी मसल सेल को, आपने देखा होगा ना कि आप फास्टिंग में चले जाते हो तो क्या हो जाता है, लंबी कोई लंबी फास्टिंग में है तो क्या करो, मसल को खाना स्टार्ट कर देता है। सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज नोन एज, वो ऑटोफैगी तो है। अब उस ऑटोफैगी में क्या होगा कि भाई सेल का क्या कर दिया जाएगा, ब्रेक डाउन होगा, जो सिंपलर कंपाउंड बनेंगे, रिलीज होंगे, उन सिंपलर कंपाउंड को क्या कर दिया जाएगा, एनर्जी फॉर्मेशन में यूज कर दिया जाएगा, है ना, कि उससे ही क्या कर देगा आपका ग्लूकोनियोजेनेसिस जैसी प्रोसेस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस हो गया आपकी, और अमाइनो एसिड वगैरह यूज करके क्या बन जाएगा आपका ग्लूकोज, मतलब एनर्जी को फुलफिल करने की कोशिश, क्योंकि पहले जीना जरूरी है ना, अगर आपकी बॉडी जी नहीं रही है तो क्या आपके उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल का, उस ग्लाइकोजन में कुछ करना है, समझ रहे हो ना बात को। मतलब अगर सपोज आपकी एनर्जी नहीं है बॉडी के अंदर, तो क्या ग्लाइकोजन स्टोर करके रखने में कोई फायदा है, या उन सेल को रख के कोई फायदा है। सबसे पहला काम क्या है हमारा, सर्वाइवल। अब वो सर्वाइवल चाहिए कि कुछ सेल को मार के हो, किसी प्रोसेस को रोक के हो, तो पहला काम रहेगा सर्वाइवल का, क्योंकि ओवरऑल हमारा क्या है, इस अर्थ पे आने का जो हमारा मेन उद्देश्य है, अपने जीनोम को बचाना। तो क्लियर है भाई सिमरन, कोई अभी कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलिए क्लियर हो गया है। तो अब बात कर लेते हैं भाई फिर एक और भी, आई थिंक इसमें स्टेप था, हम लोगों ने वैसे तो वहां डिस्कस कर लिया था, पर एक बार। हाँ, अब देखिए क्या होता है ना, कि हमारे जो जो मॉडल है, हमारे मॉडल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हमने ड्रोसोफिला, आपका सी एलिगन, हमारे क्या है मॉडल ऑर्गेनिज्म है। तो अलग अलग मॉडल ऑर्गेनिज्म में देख लीजिए आप, जैसे मतलब हम बात करें, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इंसुलिन, है ना, यहाँ पर हम बोलते हैं INS-137, किस केस में, सी एलिगन के केस में। तो कई बार इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। दूसरा, अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं तो DIL-P17, हम क्या बोल रहे हैं, इंसुलिन को बोल रहे हैं, मतलब है वो क्या होमोलोगस हम बोल सकते हैं ना, एक जैसा, हमारा नाम अलग अलग है। अगर हम बात करें यहाँ पर इंसुलिन रिसेप्टर बोल रहे हैं, किस केस में, मैमल के केस में। यहाँ पर हम DAF2 बोल रहे हैं, किस केस में, सी एलिगन के केस में। और INR हम बोलते हैं किसके केस में, आपके आपके ड्रोसोफिला के केस में। ऐसे यहाँ पर हमें पता नहीं है भाई, ये जैसे वहां पर क्या था, एडेप्टर मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, IRS-1 और 4, और यहाँ पर होता है CHICO। क्या है ये आपके हैं एडेप्टर मॉलिक्यूल, याद है ना, क्या होता है काम, क्या होता है एडेप्टर का काम, जोड़ना। एडेप्टर का काम ही तो जोड़ना है ना। एक तरफ आपको रिसेप्टर के साथ में जोड़ रहा था, दूसरी तरफ आप प्रोटीन के साथ में जोड़ रहा था ना, उसका दो डोमेन भी थे। ऐसे कर करके आप देखोगे यहाँ पर हमारा क्या होता है, P10 होता है, जो IP2 को IP3 को IP2 में कन्वर्ट कर देता है। यहाँ पर उसको हम बोलते हैं DP10, और यहाँ पर हम DAF18P10। समझ रहे हो ना बात को। एक बार आप इसको भी गो थ्रू कर लीजिएगा कि क्या उनका होमोलोगस, क्या उनका नाम है, दूसरे नाम, दूसरे ऑर्गेनिज्म, है ना। तो चलिए भाई, आ जाते हैं हम बात आज का टॉपिक पे। आज का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग भी रहने वाला, छोटा टॉपिक है काफी। अगर हम बात करें सेल एडिशन मॉलिक्यूल की, देखो भाई मैं आपको बताया ना कि दो सेल आपस में क्या है, कि मेरी जो एपिथेलियल सेल है ना, ये मेरी स्किन है, जो ये मैं खींचने पे मेरी सेल अलग क्यों नहीं हो रही है। अरे मतलब मैं खींच रहा हूँ, अगर ये आपस में जुड़ी नहीं होती, आप किसी बैक्टीरिया को, आप थोड़ा स्मेयर, बैक्टीरियल स्मेयर को पानी में आप वो करो, डिजोल्व कर दो, डिजोल्व होकर बैक्टीरियल सेल क्या हो जाएंगी, इधर उधर भाग जाएंगी, है ना। लेकिन हम अगर मैं पानी में हाथ डुबो दूं, या फिर मैं अपना एक टिश्यू निकाल के क्या कर दूं, पानी में रख दूं, उसको बहुत कोशिश करूं उसे हिलाने की, नहीं हो रहा है, क्या नहीं हो, अलग नहीं हो रही है सेल, ऐसा क्यों, कुछ तो ऐसी चीज है क्या कर रही है, उनको बांध के रख रही है। समझ रहे हो ना बात को, कि अगर मेरी ये एक सेल है, अब ये दिखेगा नहीं यहाँ पे, अगर ये कोई एक सेल है मान लीजिए, है ना, सेल 1, और कोई दूसरी सेल है सेल 2, है ना, तो दो सेल को आपस में ये भाग क्यों नहीं जा रही है, कि लीवर की सेल लीवर के साथ में अटैच क्यों है, मान लो मेरी बात को, लीवर है, किडनी है, अगर मतलब अगर हम बात करें, या फिर किडनी है और आपकी कौन सी, उसके ऊपर कौन सी आपकी ग्लैंड होती है, एड्रेनल ग्लैंड है, वो ऐसा क्यों नहीं है कि किडनी के अंदर चली जाए कोई सेल भाग के, क्यों नहीं जा रही है, कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो उनको बांधे हुए हैं, उनको क्या करके रखा हुआ, पकड़ के रखा हुआ है, मेरी बात समझ रहे हैं। तो वो क्या ग्लू है, या क्या ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो उनको बाइंड करके रख रहे हैं। एक तो ये हो गया भाई, दो सेल को आपस में क्या करना है, कि जोड़ के रखना है। तो कुछ ऐसा ग्लू जो क्या कर रहा है, दो सेल को आपस में बांध के रख रहा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, कैम्प मॉलिक्यूल। सेल एडिशन, एडिशन मतलब का क्या है, चिपकाना। एडिशन मतलब चिपकाने, तो ये दो सेल को चिपका के रख रहा है भाई वो। एक तो आपका इस तरीके से हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, कि मान लीजिए आप एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है आपकी बाहर, ECM,
अभी तो आप लोगों ने ईसीएम तो नहीं पढ़ा होगा, पढ़ हो चुका कब, नहीं हुआ ना अभी। हाँ तो चलिए आप वो सेल बायो में देखेंगे ना। तो ये कुछ चीजें ऐसी भी हैं, एक तो भाई दो सेल आपस में चल पड़े, अगर मतलब सेल क्या हो कि सेल सेल आपस में जुड़ी हुई है, तो सेल क्या चल आप एक साथ बह जाएं, कि मतलब दो, अब ये सोचिए कि आपने पेड़ से आम तोड़े है ना, दो आम आपस में जुड़े हुए हैं, कैसे, किसी एडिशन मॉलिक्यूल के थ्रू, तो टहनियों से जुड़े हुए हैं आपस में, उसको अगर आप पानी में डाल दें तो क्या हो जाएंगे, दोनों एक साथ भाग जाएंगे, है ना। लेकिन अब ऐसे टिश्यूज तो नहीं है ना कि अंदर की तरफ हमारा एपिथेलियल सेल है, तो एपिथेलियल सेल क्या कर जाए, ब्लड सर्कुलेटरी सेल, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में निकल जाए, क्योंकि वहां पे तो सिस्टम ये है ना कि ब्लड बह रहा है लेकिन एंडोथेलियल सेल प्रेजेंट है, वो एंडोथेलियल सेल निकल के क्यों नहीं जा रही है, क्योंकि वो एंडोथेलियल सेल आपके क्या है, किसी ईसीएम के थ्रू, तो सॉरी ईसीएम के थ्रू नहीं, किसी सेल एडेशन मॉलिक्यूल के थ्रू, किसके साथ में, आपके ईसीएम के साथ क्या है, आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में आपकी लिंक्ड अप है, वो भी पकड़े हुए हैं, इसी वजह से आपका एक ऑर्गन इंटैक्ट है ना, इसीलिए आपका टिश्यू क्या है, आपका इंटैक्ट टिश्यू रह रहा है, मेरी बात को समझें। तो आप क्या समझ पा रहे हैं इस चीज से, कि जो आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल हैं, एक तो क्या करेंगे, वो सेल सेल को आपस में रोकने में काम कर रहे हैं, आपस में बांधने में काम कर रहे हैं, दूसरा वो सेल क्या करेंगे आपकी, वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में भी क्या करेंगे, आपका बाइंड करने में हेल्प कर रही है, तभी तो वो जो सेल की लोकेशन है, मैं बोल रहा हूं आपको किडनी कहां है आपकी, या हार्ट कहाँ है, पूछ रहे हैं आपको, किडनी कहाँ पे आपकी, आप बताएं भाई यहाँ कहीं किडनी होती है, अगर ये बंधी हुई नहीं होती तो किडनी सेल निकल जाती कहीं और, आप बता रहे यहाँ नहीं नहीं अभी आज किडनी कहीं और पहुंच गई है, ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि सेल क्या है आपकी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में बंधी हुई है, और सेल सेल आपस में भी क्या है आपकी बाइंडर, किसके थ्रू, एक मॉलिक्यूल बोलते हैं उसको, बोलते हैं सेल एडेशन मॉलिक्यूल। अब इस सेल एडेशन मॉलिक्यूल भी बात करें तो कई तरीके के हो सकते हैं, चार पांच तरह के एडेशन मॉलिक्यूल है, और जो ये एडेशन की प्रॉपर्टी है, मान लीजिए आप कि आपका, मान लीजिए कोई सेल एडेशन मॉलिक्यूल 1, लिख लेता हूं 1, और इधर भी 1 है, दो एडिशन मॉलिक्यूल एक जैसे हो, नाम नहीं ले रहा हूं, नाम आगे लेंगे, कि दो एडिशन मॉलिक्यूल सेम है, तो क्या बोलते हैं हम उसको, उस प्रोसेस को जहां पर चीजें सेम होती हैं, कैसा इंटरेक्शन होगा, वो एक जैसी है तो क्या बोलते हैं, होमोफिलिक, याद है, कैसा इंटरेक्शन होगा, होमोफिलिक, मतलब दोनों ही जो आपकी कैम मॉलिक्यूल है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल एक जैसे होंगे, तो वहां पर कैसा हो जाएगा आपका होमोफिलिक इंटरेक्शन, समझ रहे हैं आप बात। एक आप देख लीजिए क्या है, एक ने जिसने आपका किसको पकड़ा हुआ है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स को, तो यहां पर किस तरह का इंटरेक्शन हो रहा है, एक तो आपका क्या होगा, एक कैम मॉलिक्यूल है, दूसरा क्या है आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो कैसा इंटरेक्शन हो गया है, हेट्रोफिलिक, होमोफिलिक नहीं, हेट्रोफिलिक, मतलब हेट्रो मींस अलग अलग, एक तरफ आपका एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, दूसरी तरफ आपका क्या है, कैम सेल एडिशन मॉलिक्यूल, समझ रहे हो बात को। अब एक कंडीशन और भी हो सकती है कि एक तो मान लीजिए सेम सेम थे, एक मॉलिक्यूल आपका कैम ये है और दूसरा मॉलिक्यूल आपका कैम ये है, यहां पर ऐसा हो सकता है, दो कैम अलग अलग मॉलिक्यूल हो जाए, यहां पर कैसा इंटरेक्शन है ये, जोर से, एक तो अब मतलब ऐसा, मतलब ये बता क्या होता था जब आप धीरे बोल रहे हो, आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि सुन लेगा, नहीं भी सुन लिया तो ठीक है, मतलब यार नहीं लगता ऐसा, तो एक कॉन्फिडेंट वे में आपको बोलना, गलत भी तो क्या हो गया, वो तो सही करने के लिए हम यहाँ बैठे हुए हैं। तो आप समझ गए ना कि सेल सेल आपकी दो सेल आपस में इंटरेक्ट कर रही हैं, इंटरेक्ट नहीं बोलेंगे, आपके क्या है, बाइंड है, किसकी वजह से, कैम मॉलिक्यूल की वजह से, और वो कैम मॉलिक्यूल क्या हो सकता है आपका, होमोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है और हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है। होमोफिलिक क्या, जब दोनों कैम मॉलिक्यूल सेम है, हेट्रोफिलिक क्या, जब एक कैम मॉलिक्यूल किसी एक फैमिली का होगा, दूसरा कैम मॉलिक्यूल किसी दूसरी फैमिली का होगा। तीसरा, जब वो सेल आपके किसके साथ में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में जब भी इंटरेक्शन करेगी, वहां पर आपका क्या होने वाला है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन होगा। यहां तक तो समझ में आ गया, ये तो बेसिक सी चीजें। अब बात करते हैं भाई हम क्या चीज, क्या मॉलिक्यूल की बात करें तो सेल एडेशन मॉलिक्यूल्स आर, पहली बात तो क्या है आपके, ग्लाइकोप्रोटीन लोकेटेड ऑन द सेल सरफेस, तो कैसा होगा ये, ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन क्या होती है, वो प्रोटीन जिनके साथ में क्या अटैच हो, ग्लाइकोजन, क्या, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी है ना, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, तो उसे हम बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा, दिस, ये क्या है आपका, ट्रांसमेम्ब्रेन है, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर कंपोज्ड ऑफ, ट्रांसमेम्ब्रेन रिसेप्टर क्यों आ गया भाई यहाँ पे, यहाँ पे रिसेप्टर तो नहीं आना चाहिए, जो ट्रांसमेम्ब्रेन आपके ये सेल एडिशन मॉलिक्यूल है, कंपोज्ड ऑफ 3 डोमेन, जैसे आपका क्या थे, आप मान लीजिए ये आपके क्या है, ये आपकी कोई प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसी होती है आपकी, लिपिड बाइलेयर होती है, तो ये आपकी लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, और जो आपके क्या है,
जो आपके कैम मॉलिक्यूल हैं, कैम मॉलिक्यूल कैसे हैं आपके? सेम किसकी तरह? एक मिनट, आप मान लीजिए इसको हम ऐसे बना लेते हैं यहां से, और ये आएगा यूं, और ये आपका इस तरीके से मान लीजिए आप। कैम मॉलिक्यूल जैसे आपका रिसेप्टर था, रिसेप्टर में कैसा था आपका? एक उसका साइटोप्लाज्मिक साइड थी, एक आपकी ट्रांसमेम्ब्रेन साइड थी, और एक आपकी कैसी साइड थी? एक्स्ट्रा सेलुलर वाली साइड थी ऐसे ही। तो कौन सी साइड बाहर की तरफ का होता था उसका? रिसेप्टर बाइंडिंग साइट होती थी ना। तो ये लगभग मान लीजिए आप रिसेप्टर की तरह ही काम नहीं कर रहा है, रिसेप्टर की तरह है। इसके पास एक इंट्रासेलुलर डोमेन होगा, ये आपका इंट्रासेलुलर डोमेन हो गया है। इंट्रासेलुलर डोमेन, एक आपका क्या होगा यहां पर? आपका ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन, और दूसरा आपका क्या हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन। समझ रहे हैं बात? क्या कहानी हो गई है कि जो आपका ये कैम मॉलिक्यूल है, पहले तो इनका नेचर की बात करते हैं। नेचर कैसा है? ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के हैं, एंड टर्मिनल आउटसाइड। हाँ, तो आपका क्या हो रहा है कि आपका एक तो इनका ग्लाइकोप्रोटीन नेचर है कि कार्बोहाइड्रेट के साथ कुछ प्रोटीन्स हैं। दूसरा, ये कैसे हैं आपके? ट्रांसमेम्ब्रेन होते हैं। इनके पास क्या है? 3 डोमेन है, एक एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, एक इंट्रासेलुलर डोमेन, और एक क्या है आपका? ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। तीसरा, अगर मेन फंक्शन कहें, कैम अलाउज सेल्स टू स्टिक टू ईच अदर, मतलब सेल सेल एडेशन काम करने वाला है, और देयर सराउंडिंग में क्या करने वाला है? ये एडेशन में हेल्प करने वाला है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में। चौथा बात करें, दिस एडेशन इज क्रूशियल फॉर फॉर्मिंग टिश्यूज। टिश्यू बनना भाई इसी वजह से तो बन पा रहे हैं, कम्युनिकेशन बिटवीन सेल एंड मेंटेन द स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी टू द बॉडी। ये क्या कर रहे हैं? एक तो ये क्या कर रहे हैं? सेल को बांध के रखने में काम कर रहे हैं, टिश्यू का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। दूसरा क्या है? ये कुछ सिग्नलिंग में भी हेल्प कर रहे हैं। मेरी बात को समझे आप? क्या समझे? ग्लाइकोप्रोटीन का नेचर होने वाला है, ये आपके कैसे होना है? ये मेम्ब्रेन में एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होंगे तो एक साइटोसोलिक साइड होगी, एक आपकी कैसे ट्रांसमेम्ब्रेन साइड होने वाली, एक आपकी कैसे एक्स्ट्रा सेलुलर साइड होने वाली। अब जो एक्स्ट्रा सेलुलर साइड है वही आपकी क्या करने वाली? बाइंडिंग में हेल्प करने वाली है। मेरी बात समझ रहे हो? मान लो मतलब ये आपका क्या है? एक वो है, क्या बोलते हैं, कैम मॉलिक्यूल है, सेल एडिशन मॉलिक्यूल, और ये कहें हम एक सेल है ना? तो ये कुछ इस तरीके से बंधा हुआ है। समझ रहे हो बात को? कि ये आपके जो मान लो ये मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन के बाहर कौन सा साइड हो गया? एक्स्ट्रा सेलुलर साइड, और अंदर इंटरसेलुलर साइड। अब सपोज ये ऐसा बाइंड है आपका, तो क्या हो जाएगा? इसको जैसे इस पर प्रेशर पड़ेगा तो ये क्या बांध पाएगा? नहीं बांध पाएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या क्या समझे हैं? कि अगर सपोज इससे ऐसे एम्बेडेड होता मेम्ब्रेन के अंदर, तो जैसे ही इस पर प्रेशर पड़ता कि ब्लड फ्लो आया, बहुत ही तेजी से ब्लड फ्लो होगा, तो ये अपना रिसेप्टर को उसको छोड़ देता, सेल को छोड़ देता, तो क्या होगा? सेल तो निकल जाती ना। तो अब क्या है कि जो इंट्रासेलुलर साइड है इसकी, ये किसी ना किसी चीज से क्या होंगे? एंकर्ड होंगे, बाइंड अप होंगे। और वो किसके साथ में एंकर होंगे? कि अगर मैं इसको यहाँ किसी चीज से बांध दूं, तो आप इसमें कितना प्रेशर लगाओ, ये नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? आपको जो कैम मॉलिक्यूल है। तो किसके साथ में होते हैं ये बाइंड भाई? कुछ आइडिया है? एक्टिन हो गया, इंटीग्रीन हो गया, क्या होते हैं ये? इंटरमीडिएट। समझ रहे हैं आप बात को? एक्टिन हो गया, ये किसी ना किसी क्या करेंगे? आपके साइटोस्केलेटन के साथ में क्या होगा? बाइंड अप होगा। साइटोस्केलेटन एक बेसिक सा कंसेप्ट है भाई, इसमें अभी ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। हाँ, साइटोस्केलेटन के साथ में एडेप्टर प्रोटीन के थ्रू होगा। बट ये क्या है, मेन तो ये साइटोस्केलेटन प्रोटीन के साथ में क्या रहेगा? साइटोस्केलेटन के साथ में क्या आएगा? ये बाइंडर रहेगा। अगर बाइंड नहीं होता तो एक बार को क्या, जैसे प्रेशर पड़ेगा सेल निकल पड़ेगी। मेरी बात समझे? ये बेसिक्स आइडिया भाई किस चीज का? आपके सेल एडेशन मॉलिक्यूल। अब हम बात करें इनके टाइप्स की बात करें, तो ये कुछ इनकी फैमिलीज हैं, लाइक कैडहेरिन फैमिली, आपके इंटीग्रिन्स हो गए हैं, आपके सेलेक्टिन हो गया, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन, आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली होती है, जिनको हम बोलते हैं क्या? आईजी सुपर फैमिली कैम्प्स, और एक म्यूसिन्स। म्यूसिन्स को पहले नहीं रख रहे थे भाई इस बिरादरी में, क्या कौन सी बिरादरी में? कैम्प्स मॉलिक्यूल की। लेकिन बाद में पता चला कि नहीं नहीं, इनका तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो फिर इनको भी क्या कर दिया गया है? इसी कैटेगरी में रख दिया गया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? कैम मॉलिक्यूल आप समझ चुके हैं, और इसको 5 बड़ी बड़ी क्या है, ये फैमिली में इनको डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन सी? आपका पहला है कैडहेरिन, दूसरा इंटीग्रिन, आपके तीसरा है सेलेक्टिन हो गया, देन आपका आईजी लाइक एक आपकी क्या है? सुपर फैमिली है, और चौथा आपका, पांचवा क्या है आपका? म्यूसिन्स, है ना? चलिए फिर बात करते हैं। अब जो मैंने आपको बता दिया है कि जो इंटरेक्शन है वो आपका कैसा हो सकता है? कि आपका होमोफिलिक इंटरेक्शन हो सकता है। होमोफिलिक में क्या है आपका? कि दोनों क्या है आपके? ई कैडहेरिन की अगर मैं बात करूं, ई कैडहेरिन का एक टाइप ऑफ कैडहेरिन है,
ई कैडेरिन क्या करता है आपका, होमोफिलिक इंटरेक्शन कर रहा है, मतलब ये किसके साथ बाइंड करेगा, दूसरी ऐसी सेल के साथ में बाइंड करने वाला है जिसके ऊपर क्या होगा, ई कैडेरिन नहीं होगा। क्लियर। एक और है आईजी सुपर फैमिली की बात करें, इसमें क्या है, ये भी आपका क्या है, एन एन कैम की बात कर रहे हैं, न्यूरल कैम की। इसमें क्या है आपका, ये भी आपका किस तरीके से आपका इंटरेक्शन कर रहा है, होमोफिलिक इंटरेक्शन कर रहा है। हेट्रोफिलिक की बात करें तो आपका इंटीग्रीन जैसे है, इंटीग्रीन क्या करता है, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन है, क्यों, क्योंकि हमेशा क्या करेगा ये, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ बाइंड करने में काम करने वाला है, कि इंटीग्रीन मॉलिक्यूल क्या करेगा, हमेशा किसी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में ही क्या करने वाला, बाइंड करने वाला है। तो ये कैसा होगा हमेशा, मोस्टली कैसे होने वाला है ये, इसे कुछ एक्सेप्शन भी है, मैं आगे बताता हूँ, है ना। तीसरा आपकी बात करें तो पी सेलेक्टिन की बात करो तो ये भी क्या है आपका, क्या है, ग्लाइकोप्रोटीन के साथ में बाइंड करता है, तो यहां पर भी आपको हेट्रोफिलिक क्या मिलने वाला है, इंटरेक्शन मिलने वाला है। चलो भाई आइए स्टार्ट करते हैं फिर पहले मॉलिक्यूल से, दैट इज कैडहेरिन। कैडहेरिन के नाम की बात करें तो ये नाम कहां से आया है, कुछ कैल्शियम डिपेंडेंट एडेरिन प्रोटीन, मतलब इसको शॉर्ट में कर दिया गया कि जो आपके ये कैडहेरिन मॉलिक्यूल हैं, इनको जब भी बाइंड करना है, इंटरेक्ट करना है, तो इनको क्या जरूरत है, इनको कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है ना। तो पूरा बड़ा बोलने लगे तो कैल्शियम डिपेंडेंट एडेरिन प्रोटीन, पूरा बोलने लगे तो ये है क्या, इसका नाम क्या है, जैसे बोलते नहीं है बहुत बड़ा नाम है, क्या मेरे को यही बोल देना, निक नेम बोल देते हैं, तो निक नेम इसका कैडहेरिन रख दिया गया है। और आया कहां से, कैल्शियम का सी, डिपेंडेंट का डी आ गया, और एडहेरेंट का एच ई आर, और प्रोटीन का आई एन एस, मेरी बात समझे, इसी से इनको इसका निक नेम रख दिया, क्या निक नेम रखा है इसका, कैडहेरिन। कैडहेरिन की बात करें तो ये मेडिएट करता है आपका होमोफिलिक बाइंडिंग, होमोफिलिक मतलब दोनों तरफ कैडहेरिन होना चाहिए, और इंपॉर्टेंट है फॉर अ सेल सेल एडेशन के लिए, और मेंटेनिंग टिश्यू स्ट्रक्चर, लिंक्ड टू द साइटोस्केलेटन बाय, ये साइटोस्केलेटन के साथ में लिंक होता है किसके थ्रू, एक किसके साथ में, कैटेनिन के थ्रू, और किसके साथ में लिंक होता है ये आपका, एक्टिन के साथ में, जब मैं बात कर रहा हूं क्लासिकल कैडहेरिन की। आई बात समझ में। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके में क्या है, कुछ एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है, जैसे एक्स्ट्रा सेलुलर 1 EC2 EC3 EC4 EC5। अब EC3 EC4 5 जो ये है, ये कौन सा पार्ट हो गया आपका, एक्स्ट्रा सेलुलर। इसके पास यहां पर क्या है, कौन सा पार्ट है ये ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया, एक साइटोसोलिक हो गया। अब साइटोसोलिक साइड में आपका क्या है, कुछ कैटेनिन्स हैं, उनके थ्रू ये एक्टिन के साथ में क्या है आपका जुड़ा हुआ है, जो मैं बात कर रहा हूं ना कि अंदर से जुड़ा होना बहुत जरूरी है। और ये इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है किस चीज में, आपके सेल को सेल के साथ में बांध के रखने में, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है भाई। किस चीज में रोल है इसका, जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ी है, क्या रोल है उसका, कुछ ध्यान है आपको, तो नहीं पता होगा, है भाई कुछ ध्यान है आपको, सेल सेल एडेशन में तो, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, बहुत बढ़िया। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में बात करें या हम कब बात करें, जब शुरुआती दौर में डिवीजन होता है सेल का, 1 से 2 सेल, 2 से 4, 4 से 8 सेल बन रही है, तो कैडहेरिन ही है जो इनको क्या करे, कॉम्पैक्ट मोरुलर स्ट्रक्चर जो बना के रख रहा है। अगर कैडहेरिन नहीं होता तो क्या हो जाएगा, आपका जो डेवलपमेंट है फीटस का, वो डेवलपमेंट ही नहीं हो पाएगा, कि सेल एक यहाँ रह गई दूसरी निकल गई। समझ गए बात को, दो सेल को बाइंड करने में कौन कर रहा है रोल प्ले आपका, ये कैडहेरिन मॉलिक्यूल है। दूसरा इसकी क्या क्या इसकी खूबियां क्या क्या है भाई, एक तो ये कैल्शियम डिपेंडेंट है। तीसरा जो इसका एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन है भाई, उसमें चार, इसमें तो 5 दिखा, 4 से 5 क्या हो सकते हैं, डोमेन हो सकते हैं। तीसरी अगर बात करें एक डोमेन का, क्या आपका लगभग लगभग इंपॉर्टेंट तो नहीं है, 100 अमाइनो एसिड का ये लगभग लगभग क्या होता है आपका, एक डोमेन बना हुआ होता है। और दूसरा तीसरा क्या है कि ये कैटेनिन के थ्रू, कैटेनिन के साथ में मिलकर क्या करता है, एक्टिन से बाइंड है, तो अंदर किसके साथ में बाइंडिंग है इसकी, एक्टिन के साथ। एक्टिन क्या है आपका, एक साइटोस्केलेटन। समझ रहे हो बात को। अब देख लीजिए, अगर कैडहेरिन की बात करें तो कैडहेरिन को भी भाई मोटा मोटी दो क्लास में डिवाइड कर दिया गया है, एक है क्लासिकल कैडहेरिन, दूसरी आपकी नॉन क्लासिकल। द कैडहेरिन आर कैल्शियम डिपेंडेंट, ये तो मैंने आपको बता दिया, सब क्लासेस की बात करते हैं। जो क्लासिकल आपका कैडहेरिन है, इसके अंदर एग्जांपल है कैसे, न्यूरल कैडहेरिन की बात करें, एन कैडहेरिन की बात करें, इसको भी टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड कर दिया गया है, कुछ बेसिस में, स्ट्रक्चर वगैरह के बेसिस में किया है। आपका दूसरा क्या आपका प्लेसेंटल कैडहेरिन, जो आपका पी कैडहेरिन हो गया। यार मुझे 1 मिनट दो आप, बच्चों आप तो थोड़ा सा रिवाइज करो, मैं 1 मिनट में आया।
एन कहाँ है? तो ठीक है भाई, ये कहानी हो गई आपकी कंप्लीट। हाँ, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, कुछ इसके एग्जाम्पल हैं, जैसे पी कैडेरिन हो गया, एपिथेलियल कैडेरिन हो गया, ये किसके आपके टाइप 1 के एग्जाम्पल हैं, ये टाइप 1 के नाम है। ऐसे वी कैडेरिन आपका टाइप 2 आ जाता है। इसने सांसें उखड़ा दी यार। तो समझ गए आप बात को? अब एक और चीज है यहाँ पर देख रहे हो ना आप नाम, जैसे न्यूरल कैडेरिन, एन कैडेरिन इसको बोल दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ एन पे मतलब न्यूरल पे न्यूरॉन्स में ही प्रेजेंट हो, ये आपके और जगह प्रेजेंट होंगे जब चीज पहली बार मिलती है, तो उसके बेसिस पे उसका नाम रख दिया जाता है। तो कभी मतलब जब इसका इसका जब ये मिला होगा फर्स्ट टाइम, तो इसको किस पे मिल गया, वो न्यूरल पे मिल गया, तो उसको एन कैडेरिन बोल दिया। ऐसे पी कैडेरिन बोल दिया, जो आपको कहाँ मिला है, आपका प्लेसेंटल वगैरह पे मिला होगा, तो इस तरीके से इसका क्या कर दिया गया है, इसकी आपका नाम नेमिंग कर दी गई है। और ये हमेशा कैसे एग्जिबिट रोल करने वाले हैं, ये आपका हमेशा होमोफिलिक, कि मतलब अगर एन कैडेरिन कहीं पे बाइंड कर रहा है तो दूसरे एन कैडेरिन के साथ में बाइंड करेगा, अगर पी कैडेरिन बाइंड कर रहा है तो किसी पी कैडेरिन के साथ में बाइंड करेगा, है ना। अब नॉन क्लासिकल की आ जाओ, नॉन क्लासिकल में आपका आ जाता है एक आता है आपका डेस्मोसोमल कैडेरिन हो गए, जिसके एग्जांपल की बात करें तो डेस्मोग्लिन हो गया, डेस्मोकोल, बच्चों आपको दिख तो रहा है ना क्लियर ही है ऑनलाइन में। सेकंड हमारे एटिपिकल में आएगा, एटिपिकल कैडेरिन की बात करें तो टी कैडेरिन हो गया, एल आई कैडेरिन हो गया, ये बस नाम रखने की क्या है, ये आपको याद रखने वाली चीज है, यहाँ कुछ समझाने वाली चीज नहीं है। सेकंड हम बात करते हैं तो प्रोटा कैडेरिन, इसको पीडीएच, अल्फा, बीटा, गामा, ये सब इसका एग्जांपल है। और एक आपका फैट लाइक कैडेरिन हो गया और फ्लेमिंगो कैडेरिन हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं आप? किसके बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है कि भाई इनके कुछ स्ट्रक्चरल मॉडल स्ट्रक्चर के बेसिस पे इनको क्या कर दिया, दो क्लासेस में डिवाइड किया है। एक को कहा गया क्लासिकल कैडेरिन, दूसरे का कहा गया आपका नॉन क्लासिकल कैडेरिन। क्लासिकल की भी बात करूं तो इसमें टाइप 1 टाइप 2 है। टाइप 1 में आपका एन कैडेरिन आ गया, पी कैडेरिन आ गया और ई कैडेरिन आ गया। टाइप 2 में आपका आ गया वी कैडेरिन आ गया, है ना। और अगर हम बात करें नॉन क्लासिकल की, तो नॉन क्लासिकल में आपका डेस्मोसोमल कैडेरिन हो गया, और आपका दूसरा हो गया आपका एटिपिकल। डेस्मोसोमल कैडेरिन की बात करें तो आपका डेस्मोग्लिन हो गया, आपका डेस्मोकोलिन हो गया, ये आपका किसमें आ गया, डेस्मोसोमल कैडेरिन में आ गया। और आपका एटिपिकल में आपका एटिपिकल कैडेरिन में आपका आ गया टी कैडेरिन और एल आई कैडेरिन। उसके बाद आपका प्रोटो कैडेरिन की बात करें तो कुछ प्रोटो मतलब पीडीएच मतलब प्रोटो कैडेरिन, अल्फा, बीटा, गामा, तीन इसके क्या है एग्जांपल है। ऐसे के फैट लाइक कैडेरिन हो गया और फ्लेमिंगो कैडेरिन आ गया, ये आपके क्या है कैडेरिन के आपके अलग अलग तरीके के टाइप्स हैं। अब देख लीजिए आप क्या है कि अगर कैडेरिन की बात करें तो ये इसकी सब फैमिलीज हैं, इसके टाइप्स हैं, उसके कुछ एग्जांपल है जो मैं ऑलरेडी आपको बताया, और इसके स्कीमेटिक स्ट्रक्चर हैं, कुछ किस तरीके से इनका स्ट्रक्चर है, इसमें थोड़ा बहुत आपको क्या किया गया है, इसको आपको बताया गया है कि गर्मी। अब इसके कुछ टाइप्स की बात कर लेते भाई, ट्रांस मेम्ब्रेन सारे होंगे। फंक्शन की बात करें तो मीडिएट कैल्शियम डिपेंडेंट सेल सेल एडेशन, ये हमेशा क्या करेगा, सेल को सेल से बांध के रखने में काम करेगा। इसीलिए बता रहा हूं कि आपका डेवलपमेंटल बायोलॉजी हो गया, आपका कैंसर के केस में भी आप देखोगे। अब सोचिए ना कि एक सेल सेल से बंधी हुई है ना, दो सेल आपस में जुड़ी हुई है, वो जा नहीं पा रही, भाग नहीं पा रही है कहीं, तो क्या होगा उसकी वजह से, अगर सपोज एक कैंसरस सेल है, जब ये डिवाइड करके आपस में जुड़ी हुई है, ये भागे नहीं, दूर नहीं जा रही है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि आपका जो कैंसरस सेल है वो माइग्रेट नहीं कर पा रही है। और जब कैंसर सेल एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करती है, उसको क्या बोलते हैं हम, मेटास्टेसिस। समझ रहे हो हमारी बात को? मेटास्टेसिस क्या होता है, जब तक तो ट्यूमर है ना वो, कि आपने देखा होगा मस्से होना, मस्से पता है आप लोगों को, पता तो होंगे कि ऐसे गांठें सी बन जाती हैं, समझ आपको नहीं पता है? हाँ, तो मतलब गांठ सी बन जाती है कुछ, बट वो लोकलाइज है तो कुछ दिक्कत भी नहीं कर रही है ना। एक लोकलाइज अगर है तो उसको क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी आप सर्जरी से रिमूव करवा सकते हैं उसको। लेकिन अगर क्या कर जाए, वो गांठ से अगर एक सेल निकल जाए, वो दूर चली जाए कहीं दूसरी जगह में, आपके लीवर में चली गई और वहां ग्रो कर जाए, तो वहां क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाएगा ना। कैंसरस सेल है वो, तो वहां भी कैसे अनकंट्रोल सेल डिवीजन होगा। तो सोचिए ना आप, ये आपके जो ई कैडेरिन है, जो सेल से सेल को बांध के रख रहे हैं, वो एक तरीके से आपको क्या बचा रहे हैं कि कुछ इस तरीके से कंडीशन भी, कैंसरस कंडीशन भी बन जाएगी, तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प कर रही है कि मेटास्टेसिस नहीं होने देगी। रोल इन कैंसर, लॉस ऑफ ई कैडेरिन की वजह से क्या हो जाएगा आपका, एक तो सेल की क्या होगी, मोर्टेलिटी होगी, इन्वेजन हो जाएगा और मेटास्टेसिस हो जाएगा। समझ गए, इसी चीज को मैं आपको बता रहा था। सेल शॉर्टिंग की बात कर रहे हैं, मेंटेन अ करेक्ट टिश्यू स्ट्रक्चर, कि आप देख लीजिए, एक वही वाली बात है कि आपका जो लीवर है, लीवर जैसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इन इंटरेक्शन की वजह, सेल इस तरीके से बंधी हुई है आपस में। एक तो उसका वो भी है ना, एपोप्टोसिस भी एक रीजन है, बट एक रीजन क्या है, ये सेल को सेल के साथ में बांध के रख रहा है। अगर ये सेल को सेल के साथ में बांध के नहीं रख सकता, तो एक सेल कहीं और पड़ी हुई होती, दूसरी सेल कहीं और पड़ी हुई होती। इसके रेगुलेशन की बात कर रहे हैं, कंट्रोल्ड बाय फॉस्फोराइलेशन, एंडोसाइटोसिस, सिग्नलिंग इंटरेक्शन। और दूसरा क्या है इसका, जो अगर रेगुलेशन बात करें तो ये फॉस्फोराइलेशन
आपका हो गया है, आपका रेगुलर एंडोसाइटोसिस हो गया, सिग्नलिंग हो गया, इसमें ये क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है आपका। तीसरी की बात करें, अगर इसमें म्यूटेशंस आ जाएं, कॉजेज है डेवलपमेंटल डिफेक्ट, आपका एन कैडेरिन हो गया, कंजेनिटल हार्ट डिजीज वगैरह हो जाएंगे। अगर एन कैडेरिन में आपका क्या हो जाए, डिफेक्ट आ रहा है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका कंजेनिटल हार्ट डिजीज टाइप जनरेट हो जाएगी। इंपॉर्टेंस की बात करें, क्रूशियल फॉर नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन टिश्यू प्रोग्रेशन। समझ रहे हो बात को, कितना इंपॉर्टेंट है ये। अनकैडेरिन नहीं है तो आपका डेवलपमेंट में क्या नहीं हो पा रहा है, आपका हार्ट में हार्ट डिफेक्ट रहेंगे, हार्ट में कुछ डिफेक्ट रहेगा, ऊपर से वो छोड़ दी है। मैंने बताया ना आपको, मोरुला स्टेज बनी ही इसलिए रही है कि वहां पर ई कैडेरिन बहुत ज्यादा एक्सप्रेस हो रहा है, तो सेल सेल आपस में क्या करें, बहुत टाइटली बाउंड है। वो आप देखोगे ना, बहुत ही कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है। जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आप उस चीज को वहां देखोगे, तो इसका इंपॉर्टेंस भी आपको समझ आ गया होगा। अब आ जाइए आप सेकंड फैमिली। भाई यहाँ तक कैडेरिन में कोई किसी को कोई डाउट तो नहीं, कंफ्यूजन तो नहीं है? क्योंकि मेन क्या है ना, इस वाले में कुछ ऐसा समझाने लायक चीजें नहीं है, यहाँ है आपको खुद याद रखनी चीजें। मैंने इंफॉर्मेशन दी, आपको इंफॉर्मेशन रिटेन करके रखनी है कि जब हम सेल जंक्शन पढ़ रहे हैं तो वहां आप क्या करो, उसको अप्लाई करने हेल्प करेगा। कोई कंफ्यूजन तो नहीं यहाँ तक? आज फिर सेकंड क्लास की बात करें तो इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर में क्या होते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन? लिखते हैं ना आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, क्या है ये, क्या है भाई ये? एंटीबॉडीज है। तो ये तो पता होना चाहिए भाई। तो इनके जो डोमेन देख रहे हो बाहर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, ये थोड़ा सिमिलर है किसकी तरह, जैसे आपके एंटीबॉडीज के पास होता है। तो इसी की वजह से इसका नाम रख दिया भाई इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक क्या, सुपर फैमिली। क्यों रखा है? क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है कुछ सिमिलर है किसकी तरह, इम्यूनोग्लोबुलिन की तरह। तो इसमें क्या आपका एक तो इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन होगा, इसीलिए इसको इस क्लास में रखा गया है। दूसरा इसके पास क्या है, कुछ फाइब्रोनेक्टिन लाइक डोमेन है। मतलब समझ रहे हो ना, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन होना बहुत जरूरी है, अगर ये नहीं है तो इसको इम्यूनोग्लोबुलिन क्लास में नहीं रखेंगे। फिर इसके पास क्या है आपका, एक फाइब्रोनेक्टिन लाइक डोमेन है। फिर इसके पास भी सेम क्या होगा, ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होगा और साइटोप्लाज्मिक डोमेन होगा। इसीलिए क्या कर रहे हैं, इसको कैम मॉलिक्यूल कह रहे हैं, और इसको हम आई कैम क्यों बोल रहे हैं, ओ सॉरी आई कैम नहीं, इसको हम इम्यूनोग्लोबुलिन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसके पास क्या है, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक कुछ स्ट्रक्चर है, कुछ डोमेन है। बात करें तो कैम्स विद इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स मेडिएटेड कैल्शियम इंडिपेंडेंट, ये क्या करता है आपका, मेडिएट करता है आपका कैल्शियम इंडिपेंडेंट वे में। अब मतलब इसको जब एडेशन की बात पड़ रही है, ये जब किसी के सेल के साथ में एडेयर करेगा, इसको कैल्शियम की जरूरत नहीं है। कैल्शियम की जरूरत किसको है, किसको थी कैल्शियम की जरूरत, कैडेरिन को। अब देखिए ये करता है ऐसे, कैन डू बोथ। अब ये देखो इसके अंदर क्या आ गया, वो क्या कर रहा था, सिर्फ होमोफिलिक कर रहा था, ये क्या करने वाला आपका, ये सेम मॉलिक्यूल के साथ में बाइंडिंग करने वाला है और हेट्रोफिलिक भी बाइंडिंग करने वाला है। तो मतलब इसमें कुछ आगे कुछ चेंजेस हैं, समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो ना कि क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज हैं भाई, क्या है इसकी प्रॉपर्टी। पहली तो क्या, इसके पास क्या होना चाहिए, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन होना चाहिए। दूसरा इसके पास क्या है, एक फाइब्रोनेक्टिन लाइक डोमेन भी है। तीसरी क्या प्रॉपर्टी इसकी, ये आपका होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक बाइंडिंग कर सकता है। अब कैसे करता है वो आप समझ लीजिए, स्ट्रक्चर की बात समझ में आ रही है आपको। और ये करता है इंपॉर्टेंट इन इम्यून रिस्पांस में, हेल्प करने वाला है आपका एक्सॉन गाइडेंस में, और साइनेप्स फॉर्मेशन में भी क्या करता है, ये रोल प्ले कर रहा है। इतने हमें जानने की जरूरत नहीं कैसे करता है, क्या करता है, बस आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब देखिए हो क्या रहा है कि जो आपकी जो बाइंडिंग हो रही है या दो सेल इंटरेक्ट आपस में कर रही है, वो सिर्फ किसकी वजह से, ये जो आपका इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन है, इसकी वजह से क्या है, दो सेल आपस में क्या कर पा रही है, बाइंड कर पा रही है। ऐसा नहीं फाइब्रोनेक्टिन वाला का रोल नहीं है, पर किसका रोल है, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन का। इम्यूनोग्लोबुलिन का नहीं, इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते तो एंटीबॉडी हो गई, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन का। अब देखो और क्या है, मैंने बताया ना आपको ये होना बहुत जरूरी है। अब देखो इसमें क्या है आपका, एक मैग है, ये अलग अलग नाम है, अलग अलग तरीके क्या है आपके, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली है। तो अब क्या कर रहे हो आप देखोगे इसमें, तो इसमें क्या है कि आईजी डोमेन है, ये जो आपका स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है आपका, इम्यूनोग्लोबुलिन डोमेन। इसमें क्या होगा, कुछ ग्लाइकोजेंस वगैरह ऐड है, ग्लाइकन सॉरी ग्लाइकोजन नहीं, ग्लाइकन ग्लाइकन ऐड है, इसीलिए क्या है ये आपका ग्लाइकोप्रोटीन। दूसरा इसके पास क्या, एफ एन ई डोमेन, मतलब एफ एन ई मतलब फाइब्रोनेक्टिन लाइक डोमेन। तो ऐसा नहीं है जरूरी है, जैसे आप देखोगे मैक के केस में है ही नहीं, लेकिन बाकियों में क्या है, लेकिन क्या होगा, ये वाला पोर्शन बहुत जरूरी है कि इसके बेसिस पे क्या हो रहा है आपका, ये इस कैटेगरी में रखा जा रहा है। मेरी बात को समझे, मतलब ऐसा, ये तो बेसिक सी चीजें हैं, इसमें ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, पर ये होना बहुत जरूरी है। इसके वजह से क्या है, डोमेन होने बहुत जरूरी है, इसकी वजह से इस कैटेगरी में रखा गया है। आपका तीसरा क्या, FN3 हो ना हो वो चल जाएगा, और इनका नंबर भी क्या कर सकता है, वेरी कर सकता है। जैसे मतलब देखेंगे आप
जो FN डोमेन, इसमें 2 डोमेन है, इसमें भी 2 डोमेन है, इसमें ज्यादा डोमेन है, इसमें कम ज्यादा डोमेन है, तो ये भी क्या करेंगे, आपका नंबर वेरी करेंगे। तो आप समझ गए क्या चीज है यहाँ पर, क्या है इसका, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला IG लाइक डोमेन, दूसरा जरूरी नहीं है कैल्शियम इंडिपेंडेंट, दैट्स इंपॉर्टेंट है ना। और तीसरा क्या है इसका, कि ये हेट्रोफिलिक और होमोफिलिक इंटरेक्शन कर सकता है। अब कौन कर पा रहा है वो हम देख लेते हैं आगे। अब देखिए जो इसमें द इम्यूनोग्लोबुलिन सुपर फैमिली कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ सेल सरफेस मॉलिक्यूल, इसमें कई सारे मॉलिक्यूल्स आते हैं। अब इसके एग्जांपल की बात करें तो एक आपका क्या है, न्यूरल सेल एडेशन मॉलिक्यूल जिसे हम एनकैम बोल रहे हैं, ऐसे आपका वेसिकुलर कैम हो गया, इंटरसेलुलर कैम हो गया, और नेक्टिन एंड नेक्टिन लाइक कैम्स हो गए। समझ गए आप बात। अब देखो क्या हो रहा है भाई, जो एन कैम है आपका वो कैसा है, होमोफिलिक। इनको नोट कर लो आप, क्योंकि यही पॉइंट है इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऐसी जगह से पूछेगा जहां कंफ्यूज हो जाओ। तो एन कैम आपका कैसा है, आपका होमोफिलिक, कि मतलब जहां पर एन कैम होगा तो दूसरी सेल के ऊपर एन कैम होगा, तो जाके क्या हो पाएगा, ये पॉइंट कर पाएंगे, नहीं तो नहीं। अब दूसरे में आ जाओ, जो आपका वी कैम और आई कैम है, ये मोस्टली आपके होमोफिलिक होंगे। होमोफिलिक मतलब कि वी कैम से बाइंड कर रहा है, आपका आई कैम से बाइंड कर रहा है, लेकिन कुछ केसेस में आप देखोगे ये हेट्रोफिलिक भी आपको इंटरेक्शन शो करने वाले हैं। क्लियर। तो अब देख लीजिए हो क्या रहा है, इसके टाइप की बात करें तो ये सब ग्रुप ऑफ IG सुपर फैमिली का है, कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, मल्टीपल IG लाइक डोमेन है इसमें, जिसका स्ट्रक्चर इन्होंने दे रखा 3.7 नैनोमीटर ईच से लेके ये 17 to 19 नैनोमीटर तक टोटल हो सकता है। ट्रांसमेम्ब्रेन होगा, इंटरसेलुलर रीजन आपका क्या स्मॉल होगा, एसोसिएटेड विद प्रोटीन्स, सम मेंबर्स आल्सो हैव फाइब्रोनेक्टिन टाइप 3 डोमेन होगा। और फंक्शन की बात करें तो मेडिएट बोथ होमोफिलिक मींस सेम और हेट्रोफिलिक, जो आई कैम और वी कैम मैंने आपको बताया है, इन पे क्यों जोड़ दे रहा हूं, बार बार लिखा हुआ भी और बोल भी रहा हूं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि क्या पूछेगा वो, आपको कॉमन चीजें नहीं पूछेगा ना, वो कुछ आपसे कैसी चीजें पूछेगा जो एक्सेप्शंस हो। तो आपका आई कैम और वी कैम क्या है आपका, ये आपका क्या कर सकता है, हेट्रो हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो कर सकता है। आई कैम जो आपका है ये बाइंड कर देता है एक प्रोटीन आपकी LFA1, जो आपकी ल्यूकोसाइट में प्रेजेंट होता है और क्रूशियल फॉर इम्यून सेल एडेशन। अभी मैं आपको आगे बताने वाला इस चीज को, कि आप देखे होगे ना जैसे कहीं पे इन्फेक्शन हो जाए किसी टिश्यू में, कि आपके स्किन पे इन्फेक्शन है, तो आप क्या देखते हो वहां पर, अरे कहीं कोई क्या बोलते हैं अराजकता फैल रही है तो क्या होती है, पुलिस आ जाती है। तो पुलिस कैसे आती है, मींस यहाँ पर पुलिसिंग का काम कौन करता है, WBCs, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल वहां पहुंचे, व्हाइट ब्लड सेल्स हो गए, आपके NK सेल हो गई है। तो व्हाइट ब्लड सेल के ऊपर क्या है, अब कैसे भाई, ब्लड सेल में क्या है, ब्लड सेल तो मूव कर रहा है ना, ब्लड में क्या है, सेल तो कैसी है आपकी, नॉन एडेसिव नेचर की है ना, तो वो आपकी तैर रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, फ्लो कर रही हैं। तो भाई अब कहाँ पहुंचना है, वहां पे कैसे रुकेगी वो, तो वहां पर वो कुछ आपके क्या करने वाली है, आई कैम बाइंड करेंगे आपके LFA1 के साथ में, जो आपके कहां प्रेजेंट होंगे, एंडोथेलियल सेल के ऊपर प्रेजेंट होने वाले। मैं आपको आगे वैसे बताऊंगा, इसको अभी आप समझ लीजिए। इंपॉर्टेंस की बात करें, रोल इन इम्यून रिस्पॉन्सेज, एक्सन की गाइडेंस में और साइनेप्स फॉर्मेशन में ये क्या करने वाले, ये हेल्प करने वाले। नहीं यार ये आई थिंक ये ऐसा इसका ये रोल तो नहीं लग रहा है मुझे, एक बार मुझे देखना पड़ेगा। तो यहां तक आप समझ लीजिए कि जो आपका कौन से फैमिली है, सेकंड जो फैमिली है, इसका क्या है कि कुछ एक्सेप्शन है वो हमें पता है, कौन से आई कैम और वी कैम, जो आपके क्या कर सकते हैं, आपका हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन शो करते हैं। अब तीसरी फैमिली में आ जाओ इंटीग्रीन के साथ में। इंटीग्रीन की बात करें तो अभी तक अब जब हमने देखे आपके जो आपके कैम मॉलिक्यूल्स देखे वो कैसे मॉलिक्यूल्स हैं, सिंगल मॉइटी वाले, एक मॉइटी प्रेजेंट थी। यहां पर आपको कुछ क्या दिखने वाला है, यहां पर आपको दो चेन दिख रही होंगी, एक अल्फा और बीटा। तो ये आपका हेट्रोडाइमर का फॉर्मेशन कर रहा है, एक अल्फा बीटा यहां पर प्रेजेंट होगा, अल्फा बीटा सभी प्रेजेंट होंगी, और मेडिएटेड ये आपका सेल को ECM के साथ में एडिशन में हेल्प कर रहा है, और सेल को सेल के साथ में एडिशन में हेल्प करने वाला है। तो आप समझ रहे हो आप बात, क्या कहानी हो गई है, कि ये भी आपका कैसा दिखा रहा है, आपका होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक। आपका कनेक्ट विद ECM, आपका फाइब्रोनेक्टिन के साथ में कनेक्ट करने वाला है, लैमिनिन के साथ में कनेक्ट करने वाला है, और कोलेजन के साथ में कनेक्ट करने वाला है। और इंपॉर्टेंस फॉर माइग्रेशन में हेल्प करेगा, सिग्नलिंग और वुंड हीलिंग में क्या करेगा, और इम्यूनिटी में हेल्प करने वाला है। मेरी बात को आप समझिए, अभी हमने क्या जाना है, सर जी आइए सुपर फैमिली ECM में कौन से बच्चे, मैंने ECM तो कहा ही नहीं है कि साइटोस्केलेटन में ये काम करने वाला है।
है ना। ये साइटोस्केलेटन के साथ में नहीं, ये आपका बाइंड करता है इंटीग्रीन के साथ में। मैं यहाँ पे मेंशन ही कर दूं, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो। वैसे आगे मेंशन था जो आई कैम और वी कैम है ना आपके, इसकी हम बात कर रहे हैं आई कैम, ये आपका किसके साथ में बाइंड करता है, ये आपका इंटीग्रीन के साथ में बाइंड करता है ना। ये हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, ये साइटो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में नहीं बाइंड करेगा, ये आपके किसके साथ में बाइंड करने वाला है, इंटीग्रीन के साथ में। अब देखिए ये आपकी कहानी बन गई है। इसमें आप देख लीजिए क्या हो रहा है, आपका एक अल्फा डोमेन है, एक बीटा डोमेन है, इसमें कुछ इस तरीके से इनके अलग अलग मॉइटीज हैं, अलग अलग उनके नाम है। बट एक चीज नाम ध्यान रखने वाली चीजें है, ये है कि जो आपका ये बीटा प्रोपेलर है, वो बीटा प्रोपेलर आपका कहां प्रेजेंट है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बीटा प्रोपेलर कहां प्रेजेंट है आपका, अल्फा डोमेन है ना। तो थोड़ा इस वजह से क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंस क्यों आ जाता है, क्योंकि नाम इसका है बीटा प्रोपेलर और प्रेजेंट कहां पर है ये, अल्फा साइड में। तो मतलब होता है ना कि जो नॉन ऑब्वियस सी चीजें होती हैं उस पर क्या जाता है, फोकस जाता है। तो क्वेश्चन जो बना रहा होगा उनका कहां दिमाग जाएगा कि कुछ ऐसी चीज पूछेगा, वो कैसी, जो एक्सेप्शनल चीज है, जो आपको क्या कर जाए, आपको कंफ्यूज कर दे। अब देखो मेन काम क्या है इनका, जो अल्फा और जो आपकी ये बीटा डोमेन है, ये आपके क्या करते हैं, कोलेजन के साथ में बाइंड करने वाला है। तो मतलब क्या कर रहा है, ये आपके ये सेल को आपके एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में क्या कर रहा है, बांध के रखने में हेल्प कर रहा है। अंदर की बात करें तो आपके कुछ एडेप्टर प्रोटीन लाइक विनकुलिन के थ्रू ये क्या करेगा, आपका एल्फा एक्टिन के साथ में बाइंड किया हुआ है। ऐसा आपका टेलिन है, मतलब एक बार इसको आपने गो थ्रू कर लेना भाई, क्योंकि ये सारी आपने याद रखनी है। इसमें कुछ समझाना ऐसा नहीं है कि ये क्यों इसके साथ ही बाइंड कर रहा है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। इसके पीछे का क्या है, आपको बस याद रखना है कि ये बाइंड करता है। समझ गए बात को। तो ऐसे ही क्या आपका जैसा विनकुलिन के थ्रू के कुछ मतलब डायरेक्ट नहीं, वो किसी एडेप्टर प्रोटीन के साथ में बाइंड होगा। और क्या प्रोटीन है, जैसे आपका विनकुलिन के थ्रू क्या कर रहा है उसने, आपका अल्फा एक्टिन के साथ में बाइंड कर दिया। ऐसे ही आपके और सारी जैसे टैलिन हो गया आपके यहाँ पे मतलब थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लेना है कि आपका जो मतलब हम इसको बात करने वाले कहां पर, जब हम जंक्शन के बारे में पढ़ेंगे हम थोड़ा बात करेंगे इसके बारे में। पर मेन हमारा क्या है कि जो आपका इंटीग्रीन है वो आपका किसके साथ में, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में मोस्टली आपको क्या करने का काम कर रहा है, बाइंड करने में हेल्प करने वाला है। दैट मींस क्या समझ रहे हो आप, एक ही सेल के ऊपर क्या हो सकता है, आपका इंटीग्रीन भी होगा, और क्या हो सकते हैं, सेल सेल मॉलिक्यूल्स भी होंगे, जैसे कैडहेरिन की बात करें, क्योंकि तभी तो वो सेल क्या है, आपकी सेल आपस में भी जुड़ी हुई है, और वो सेल किसके साथ में जुड़ी हुई है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के साथ में। तो ऐसा नहीं है कि हम बात करें अरे नहीं नहीं इकेडेरिन की बात करी तो एक सेल के ऊपर इकेडेरिन नहीं होगा, ऐसा नहीं है। कई सारे मॉलिक्यूल, जैसे अंकल रिसेप्टर की बात करी हम लोगों ने, हमने वहां पर जीपीसीआर पढ़ा, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज पढ़ा, अलग अलग रिसेप्टर हम लोगों ने पढ़े हैं। पर ऐसा तो नहीं है ना कि एक सेल के ऊपर सिर्फ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज ही प्रेजेंट है। मेरी बात को समझ रहे हो ना, ऐसा कंफ्यूज तो नहीं है आप लोग। एक ही सेल के ऊपर कई सारे रिसेप्टर, मतलब आप देखोगे उसके अंदर हजारों लाखों बात कर सकते हैं हम कि लाखों अलग अलग तरीके से क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन्स प्रेजेंट है उसके ऊपर। क्लियर। ये आपका इंटीग्रीन का स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा क्या वो चीज बताई गई है कि किस तरीके से क्या कर रहा है, इसके इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं कोलेजन फाइबर के साथ में किस तरीके से अटैच है। तो ये आप समझ लीजिए अंदर की तरफ ये किसके साथ में, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के साथ में प्रेजेंट है, बाइंड है ये। तो अंदर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट के साथ में बाइंड है, बाहरी किसके साथ में बाइंड है, एक्स्ट्रा मैट्रिक्स के साथ में बाइंड है, और वो भी किसके साथ में, जैसे कोलेजन हो गया आपका, कोलेजन के साथ में ये क्या कर रहा है, आपको बांध के रखने में हेल्प कर रहा है। अब देख लीजिए, आप इंटीग्रीन की बात करें तो ये इस तरीके से भाई, सेल सरफेस ग्लाइकोप्रोटीन होगा, मीडिएट आपका ईसीएम फाइब्रोनेक्टिन के साथ में बाइंड करने वाला है, और आई कैम्स के साथ में कौन सा वाला, एंड आईजी कैम्स के साथ में बाइंड करने वाला, वो भी वी कैम्प के साथ में। स्ट्रक्चर की बात करें तो हेट्रोडाइमर है, फॉर्म्ड बाय ए नॉन कोवेलेंट एसोसिएशन विद अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा आपस में जुड़ी हुई है, कोवेलेंट ऐसा नहीं कि सल्फर डाइस्टर बॉन्ड से जुड़ी हुई है, उनके बीच में नॉन कोवेलेंट बॉन्ड है। आपका 24 आपके इंटीग्रीन मॉलिक्यूल से अलग अलग तरीके से बात हो रही है कि 24 तरीके के इंटीग्रीन मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें आपका 18 आपके अल्फा हैं और 8 बीटा हैं। इनके अलग अलग कॉम्बिनेशन के बाद आपके क्या है, आपके लगभग लगभग 24 तरीके का इंटीग्रीन मॉलिक्यूल है। ईच सब यूनिट हैज एक्स्ट्रा सेलुलर डोमेन, जिसमें आपका लिगैंड बाइंड करेगा। क्या हो गया, आप मुस्कुरा रहे हो, कुछ याद आ रहा है, या सिंगल ट्रांसमेम्ब्रेन रीजन होगा, शॉर्ट साइटोप्लाज्मिक टेल होने वाली है, लिंक्स टू साइटोस्केलेटन, सिग्नलिंग में काम करने वाला है। लिगैंड बाइंडिंग की बात करें तो डिटरमाइंड बाय अल्फा बीटा सब यूनिट पेयरिंग, सम बाइंड्स सिंगल लिगेंड्स, अदर बाइंड्स मल्टीपल लिगेंड। ये अलग अलग तरीके की भाई, ये सारी मतलब आज की क्लास की बात करूं तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, इसमें क्या चीजें हैं सारी, सारा आपको याद करने वाली है। बस इंफॉर्मेशन आप लो, इंफॉर्मेशन को आप प्रोसेस करो, तो तब ये जाके क्या करने वाला है, आपको हेल्प करने वाला है। एडिशन में रोल करने वाला है हेल्प, माइग्रेशन में, वुंड हीलिंग वगैरह में। जैसे क्या कर रहा था वो, वहां पर आपने देखा था किसको, इम्यूनोग्लोबिन वाली बात देखी थी हम लोगों ने। इसी की अगर हम बात करें तो इंटीग्रीन इंटरेक्ट्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, आपका फाइब्रोनेक्टिन हो गया, आपका विट्रोनेक्टिन हो गया, एज वेल एज विद
IG सुपर फैमिली मॉलिक्यूल्स आई कैम और वी कैम के साथ में बाइंड करेगा। आई और या ये क्या करता है आपका, दिस इंटरेक्शन प्रमोट्स आपका इंटीग्रीन क्लस्टरिंग एंड ट्रिगर्स इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग, ये कुछ सिग्नलिंग में भी रोल प्ले कर रहा है। सेकंड बात करें सिग्नल ट्रांसडक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये एंजाइम कुछ एंजाइम्स को एक्टिवेट करने में, कुछ काइनेज को एक्टिवेट करने में क्या कर रहा है, ये आपका रोल प्ले कर रहा है। फोकल एडेशन कॉम्प्लेक्सेस आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जो ये आपका ये एडेशन मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स जो बना रहा है, ये कुछ स्ट्रक्चर कर रहा है, जैसे इंटीग्रीन हो गया, प्रोटीन काइनेज हो गया, एडेप्टर प्रोटीन्स हो गए, रो फैमिली के, तो ये इस तरीके से क्या कर रहा है, आपका सिग्नलिंग में भी रोल प्ले कर रहा है। मेरी बात को समझ रहे हो, थोड़ा तेज चल रही है चीजें, बट ये क्या है भाई आप लोग एक मिनट सर जी, आइए सुपर फैमिली ऑनलाइन में आप लोग बता दो भाई, ऐसा ना हो जाए कि फिर ये बाद में दोबारा करनी पड़े। बेसिक सी चीजें आपको भाई एक बार गो थ्रू करोगे इन चीजों से, तो आपको बस क्या करना है, आपको इसमें से क्या लेने, इन्फॉर्मेशन ले रही है, और सारी इन्फॉर्मेशन के आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में, और वही चीज आपको क्या है रिटर्न फॉर्म में भी दी गई है। अगर हम अभी तक की बात करें तो 3 फैमिली हम पढ़ चुके हैं, कौन कौन सी, कैडहेरिन, दूसरी आईजी सुपर फैमिली, तीसरी आपकी इंटीग्रीन, है ना। आईजी सुपर फैमिली अगर कैडहेरिन की बात करें तो मोटा मोटी उसमें क्या है, कैल्शियम डिपेंडेंट है, दूसरा होमोफिलिक है, और यही तो थी, दूसरा ये उसका रोल हमने बताया था कि भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है सेल को सेल पे बांध के रखने में, है ना। तीसरा आपका आईजी सुपर फैमिली में आ जाओ, क्या भाई सुपर फैमिली के कैरेक्टर क्या है, हाँ जी, इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स होने चाहिए, तभी वो क्या है आपका, तभी हम उसको आईजी सुपर फैमिली में रख रहे हैं। और ये क्या कर रहा है, एंटीबॉडी कौन लिख रहा है भाई, ये एबी क्या लिख रहा है कोई, एंटीबॉडी, अच्छा वो पहले का है, हाँ इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन, और कैल्शियम इंडिपेंडेंट है, डिपेंडेंट नहीं इंडिपेंडेंट, हाँ। और दूसरा ये होमोफिलिक और हेट्रोफिलिक, ये क्या करता है आपका, बाइंडिंग शो करता है। इनकी अगर बात करें तो ये आपका इम्यून सिस्टम में, इम्यूनिटी में भी हेल्प कर रहा है, किस वजह से, क्योंकि आपका जो डब्ल्यूबीसी है आपके व्हाइट ब्लड सेल, उनके ऊपर इंटीग्रीन प्रेजेंट है। वो इंटीग्रीन क्या करेगा, यहाँ कहीं बनाया हुआ स्ट्रक्चर मैं आपको बना ही दूं, अदरवाइज नहीं बनाया हुआ, तो आपके क्या होते हैं कि वो आपके डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी मतलब ल्यूकोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी के ऊपर क्या होने वाले हैं आपके, कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है, इंटीग्रीन, समझ रहे बात को। और आपकी एंडोथीलियल सेल होंगी, किसकी, ब्लड वेसल की, एंडोथीलियल सेल के ऊपर क्या हो गए, कुछ आईजी लाइक सुपर फैमिली के क्या मेंबर प्रेजेंट होगा, जो हमने क्या बात करी थी, आई कैम वी कैम, है ना। आई कैम वी कैम क्या करते हैं आपके, ये आपका आईजी या आई कैम ही लिख देता हूं मैं इसको, ये आप इसके साथ में क्या करता है, ये बाइंडिंग करवाने में हेल्प करता है। अब जैसे ही जिस टिश्यू को जरूरत होगी, जहां पर इन्फेक्शन है, ये क्या वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देंगे, किस चीज को, किसी को एक्सप्रेस करेंगे वो, ये इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक सुपर फैमिली को एक्सप्रेस कर देगी। जैसे ये एक्सप्रेस हुआ, तो अब क्या है इसमें क्या हो जाएगा, जो आपका इंटीग्रीन है वो बाइंड कर देगा इसके साथ में, और जब इंटीग्रीन बाइंड करते तो वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, और इन्वेजन कि उस टिश्यू में क्या चले जाएगा, डब्ल्यूबीसी चली जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हैं आप, हेट्रोफिलिक इंटरेक्शन, समझ रहे हो ना भाई, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। तो ये है। दूसरे अगर हम बात करें रेगुलेशन ऑफ सेलुलर फंक्शन की बात करें, तो जीन एक्सप्रेशन, सेल ग्रोथ, और ये कई तरीके की सिग्नलिंग में भी क्या कर रहा है, ये आपका किसी ना किसी तरीके से रोल प्ले कर रहा है। इंप्लीकेशन की बात करें तो डिसरेगुलेशन ऑफ इंटीग्रीन सिग्नलिंग कैन कंट्रीब्यूट टू अ डिजीज प्रोग्रेशन लाइक ऑटोइम्यून डिजीजेस, आपका आपका थ्रोम्बोटिक डिसऑर्डर हो गया, और कैंसर वगैरह में भी क्या कर सकता है, ये आपका रोल प्ले कर सकता है, क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, आपके सेल को सेल के साथ अडेयर करने में हेल्प कर रहे हैं। सेल सेल अडेयर नहीं रहेंगी तो चांसेस क्या है कि सेल यहाँ से वहां दूसरी जगह चली जाएगी, दूसरी जगह चली जाएगी तो उससे क्या हो सकता है आपकी, अगर कैंसरस सेल है तो वो वहां पे भी क्या कर सकती है, मेटास्टेसिस, वहां पर भी कैंसर कॉज कर सकती है। तीसरा क्या है कि ये आप कुछ ग्रोथ में भी रोल प्ले कर रहे हैं, सेल ग्रोथ में रोल प्ले कर रहा है, और सेल ग्रो अनरेगुलेटेड सेल ग्रोथ ही तो कैंसर है, कि अगर यही कुछ इन्हीं के सिग्नलिंग में कोई इश्यू आ जाए, तो सेल ओवर ओवर क्या करने लगेगी, प्रोलिफरेशन करने लगेगी, सेल ओवर प्रोलिफरेशन को भी हम क्या बोलते हैं, कैंसर ही बोलते हैं। तो ये है भाई आपका तीसरी तो हो चुकी है, ये आपका है चौथी फैमिली जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिन। सेलेक्टिन की बात करें, रिकॉग्नाइज एंड बाइंड, अब इसके पास क्या आ गया, ये भाई कार्बोहाइड्रेट ग्रुप को ही बाइंड करता है, तो ये किस तरीके से, ये इसकी कैसी वो होगी, बाइंडिंग होगी आपकी, होमोफिलिक होगी,
हेट्रोफिलिक हो गया। मैं सब हाँ भी कर रहे हो भाई। हेट्रोफिलिक में आपकी क्या होने वाली है यहाँ पर, बाइंडिंग होने वाली है, क्योंकि क्या रहेगा, हमेशा क्या करेगा, कार्बोहाइड्रेट मॉइटी के साथ में या कार्बोहाइड्रेट ग्रुप के साथ में बाइंड करने वाला है और मीडिएट वीक एंड ट्रांजिएंट सेल इंटरेक्शन के, मतलब यहाँ पर वो इंटरेक्शन मजबूत नहीं होने वाला है, कुछ टाइम के लिए रहने वाला है। साथ ही क्रूशियल इन इन्फ्लामेशन, की इन्फ्लामेशन हुआ तो ये एक्सप्रेशन में स्टार्ट हो गया, ये बाइंडिंग कराने में कर देगा। तो ल्यूकोसाइट स्टिक्स टू एंडोथेलियल सेल्स बिफोर माइग्रेशन इनटू अ टिश्यू। तो इसके एग्जांपल की बात करते हैं, कुछ एल सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन है। समझ रहे हैं बात। अब ये इसके एग्जांपल है भाई, एक एल सेलेक्टिन, ई सेलेक्टिन और पी सेलेक्टिन, इसके क्या है, आपके एग्जांपल है। इस पे क्या जरूरी है कि आपका कुछ स्ट्रक्चरल डोमेन, ये आपके क्या है, ये वाला पार्ट, ये स्ट्रक्चरल डोमेन, एक आपके पास ईजीएफ लाइक डोमेन होगा, समझ रहे हो। और तीसरा इसके बाद लेक्टिन बाइंडिंग, लेक्टिन है क्या, कार्बोहाइड्रेट बाइंडिंग, क्या है ये, प्रोटीन, यही तो बाइंड कराने में हेल्प करेगी ना कार्बोहाइड्रेट के साथ में। तो आप देखेंगे ये वेरी कर रहा है, कौन सा वाला पार्ट, स्ट्रक्चरल डोमेन। स्ट्रक्चरल डोमेन देख रहे हैं, इसमें दो ही है, इसमें ज्यादा है, इसमें और ज्यादा है, इसमें बहुत ज्यादा है ना। लेकिन ये जो दोनों डोमेन है आपके, ईजीएफ लाइक डोमेन और आपका लेक्टिन लाइक डोमेन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर लेक्टिन नहीं होगा तो उससे क्या दिक्कत आएगी, कि बाइंड नहीं कर पाएगा ना कार्बोहाइड्रेट के साथ में। कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंड करने के लिए क्या चाहिए, आपका लेक्टिन। लेक्टिन ही वो प्रोटीन है जो आपका क्या करने वाली है, जो आपको कार्बोहाइड्रेट के साथ में बाइंडिंग में हेल्प करने वाला है। तो इसके अगर हम बात करें तो यही इन्होंने क्या कर दिया, कोई दूसरी सेल है, सेल 2, और सेल 2 में क्या है, ये इसके ऊपर कोई ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन है, और इसी को इन्होंने बड़ा करके दिखा दिया है कि किस तरीके से ये बाइंडिंग हो रही है। आप देख रहे हो ये चीजें,